One. हाँ जी, इस पे आ जाइए मैट्रिसेस पर। ये क्वेश्चन नंबर 56 शीट नंबर 5 से लिए गए क्वेश्चन। ये इसमें कह रहे हैं इफ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रखा है, ए इज ए 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज। यहां पर ये एडजॉइंट ए के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मुझे ध्यान नहीं है मैंने ये फॉर्मूला आपको नोट करवाया या नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 56, रिमेंबर adjoint of A it is equal to determinant of A to the power n minus 2 इनटू में मैट्रिक्स A। ये ध्यान रखेंगे इसको फॉर्मूले को। तो यहां पर जो n है वो आपका 2 हो गया। हियर n इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो एडजॉइंट ऑफ A will be equal to determinant of A to the power 2 minus 2 into matrix A। और 2 minus 2 यानी कि 0, डिटरमिनेंट A की पावर 0 यानी कि 1, यानी सिंपली A। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A will be A। सो A ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। हाँ जी अशोक, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें कह रहे हैं लेट P एंड Q बी 3x3 मैट्रिसेस विद P नॉट इक्वल टू Q इफ P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब। तो गिवन है हमें P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा दिया है आपको P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P, ये नंबर 2। तो कह रहे हैं देन द डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का डिटरमिनेंट। देखो P और Q के बारे में कोई भी आपको अलग से जानकारी नहीं है, जो भी नॉलेज है वो इंटर रिलेटेड है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कैसे P स्क्वायर और Q स्क्वायर में एक या दो हमें और जो है इक्वेशंस प्राप्त हो। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, एडिंग 1 and 2। जब 1 और 2 को ऐड किया आपने तो P क्यूब और P स्क्वायर Q, Q क्यूब और Q स्क्वायर P, इनको ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करने का मतलब मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, ये ध्यान रखें। तो इसको आप P स्क्वायर इंटू P कह सकते हैं। तो P स्क्वायर इंटू P प्लस Q, यहां पर Q स्क्वायर Q प्लस P। सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इन मैट्रिसेस होल्ड गुड। तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं, तो P स्क्वायर लेकर जैसे हम कहते हैं ना कॉमन ले लिया, तो ये चीज यहां पर वैलिड है। तो P स्क्वायर इंटू P प्लस Q। अब यहां पर आप देखो P स्क्वायर इंटू P प्लस Q, तो P और Q तो बराबर है नहीं, ये तो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देखिए P और Q बराबर नहीं है,
P इज नॉट इक्वल टू क्यू। जब P और Q बराबर नहीं है तो ऐसे में P स्क्वायर और Q स्क्वायर ये बराबर आ जाएंगे, क्योंकि P और Q यहां पर बराबर नहीं आएंगे। इट इंप्लाइज P स्क्वायर, P प्लस क्यू काट सकते हैं ना इसमें से, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, सिंस P प्लस Q तो P स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू Q स्क्वायर, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाती है। इसको नंबर थर्ड डाल दीजिए। P प्लस क्यू यहां पर जो है हमारे पास, ये तो जीरो हो सकता है इसमें। P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, इसको कॉमन लेते हैं इसे, इसको उधर लेकर के आए, P स्क्वायर इंटू P प्लस क्यू माइनस Q स्क्वायर इंटू, इसको Q प्लस P को P प्लस क्यू कभी भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और P प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, अब देखें जरा वीडियो, ठीक है। हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है पूरा। ओके, तो यहां पर P स्क्वायर Q स्क्वायर P बराबर है, तो इसमें आप Q स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दीजिए P स्क्वायर। तो P स्क्वायर Q इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू P, सिंस P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, और इधर जो है P स्क्वायर ला करके इसे कॉमन ले लीजिए, Q माइनस P इज इक्वल टू जीरो। तो दिस विल इंप्लाई P स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। P स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो सिंस P इज नॉट इक्वल टू Q। सिमिलरली फिर से आप P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P लीजिए। इस बार P स्क्वायर Q स्क्वायर रख दो, Q स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P। तो Q स्क्वायर कॉमन, तो Q माइनस P इज इक्वल टू जीरो। सिंपली Q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो सिंस P इज नॉट इक्वल टू Q अगेन। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर दोनों जीरो आ गए हैं, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए प्लीज इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और आपसे दिया ए U1 और ए U2। तो कह रहे हैं कि U1 प्लस U2 बताइए। तो U1 प्लस U2 का मतलब पहले को जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें आप ए U1 प्लस ए U2 कर दो। ए U1 प्लस ए U2 करेंगे तो देखिए दोनों वेक्टर्स, दोनों ये जो आपके मैट्रिक्स हैं दोनों जोड़ दो। ये है आपका 1 0 0 और ये है 0 1 0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर ये तो हो गया ए ऑफ U1 प्लस U2। अभी बात हुई थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है मैट्रिसेस में। तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1 1 0। अब यहां पर जो ए मैट्रिक्स है U1 प्लस U2 तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो U1 प्लस U2 ए इनवर्स ऑफ 1 1 0, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर सारी बात मिला करके अब ये ए का इनवर्स निकालने पर आ गई है। अब ए का इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं। एक मेथड तो आपको बताइए वो जो कोफैक्टर और उससे निकालते हैं, लेकिन वो कोई क्विक मेथड नहीं है। तो यहां पर आप देखिए टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स आ जाएगा तभी ये निकल पाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें सवाल में। तो ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, इस तरह से। सर इस कुछ भी शो नहीं हो रहा, स्क्रीन फ्रीज है। ओहो, एक मिनट। हाँ जी, अब देखिए सही नजर आ रहा है, स्क्रीन और वॉइस दोनों ठीक आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये ए इज इक्वल टू आई ए हम लेके चलते हैं, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ये बीएससी में एक मेथड होता है जिसमें हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल करके और हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। करना क्या है, जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 0 0 2 1 0 3 2 1, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए को जो राइट हैंड साइड पर है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पर हम केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे और रो ऑपरेशन लगा करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, यहां पर जो ऑपरेशन यहां पर लगाओगे वही ऑपरेशन यहां लगाना है, और लगाना केवल रो ऑपरेशन है। तो इसको जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो यहां पर इसका इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये बनेगा आई, ये बनेगा बी ए।
i इक्वल टू बी है, देन b इज द इनवर्स ऑफ a, वो आ जाएगा इसमें। तो यहां पर हम केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे। देखो यहां पर तो 1 0 0 है ही, इसको आपको 1 बनाना है, 0 बनाना है, तो आप इसमें R2 में लगाइए ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, और R3 में ऑपरेशन लगाइए R3 माइनस 3R1, R3 में R3 माइनस 3R1, R2 में R2 माइनस 2R1। तो जैसे यहां पर मैंने ऑपरेट किया 1 0 0 आया, और इसको डबल की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये 0, यहां 1 रहेगा, ये 0, 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो ये भी 0, और ये 2 और 1 ही रह जाएंगे इस तरह से। यहां पर क्या चेंज आएगा, ये 1 0 0 है ही, हमने -2 की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा है, या 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करा है, कैसे भी करिए, ये -2, ये 1 और ये 0 आएगा। यहां पर -3 की मल्टीप्लाई करिए हमने R1 में, तो यहां पर -3 0 और 1 आएगा, ये एज इट इज ए रह जाएगा। ये हमारा आया पहला स्टेप। अब जो है यहां पर हमें 0 बनाना है, तो R3 में ऑपरेट करो R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2, तो ये 1 0 0 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज, 0 0 और 1, -2 की मल्टीप्लाई करके हमने इसमें जोड़ दिया है। सेम यहां पर करेंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में क्या करना है, -2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 4 और -3 1 आया, -2 की इसमें करी तो -2 आया, ये 1 रह जाएगा, और ये आ गया a। तो ये आपके पास इनवर्स आ गया, ये i हो गया, ये a इनवर्स हो गया, a इनवर्स a। तो जो a इनवर्स है वो अब हमारे पास है 1 0 0, -2 1 0, 1 -2 और 1, दिस इज a इनवर्स। और a इनवर्स की ऑपरेशन इसमें करनी है, therefore u1 plus u2, u1 plus u2 a इनवर्स, a इनवर्स है आपका 1 0 0, -2 1 0, 1 -2 1, और यहां पर a इनवर्स और i, सॉरी 1 1 0, ये आपको आ जाएगा 1 0 0, -2 1 0, 1 -2 1, इस तरह से आ जाएगा। ये है u1 plus u2। और इनकी ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में 1 आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में -2 + 1 -1, इन तीनों में मल्टीप्लाई इन तीनों में तो 1 आएगा, और माइनस के 2 आएंगे, 1 -2 -1, तो ये आया u1 plus u2। अब चलो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 1 -1 -1, इसमें ट्रांसपोज करके दे रखे हैं, तो खैर रो कॉलम का अंतर है, 1 -1 -1 का ट्रांसपोज, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। अगर आप इसे कोफैक्टर वाले मेथड से निकालेंगे तो काफी ज्यादा समय लगता है इनवर्स निकालने में। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। फिफ्टी 59th क्वेश्चन, इसमें कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यहां पर आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, और 3 इक्वेशन में आपको जांचने के लिए कहा गया है कि कब ये इनकंसिस्टेंट होंगी या कब कंसिस्टेंट होंगी। ये भी हमारे लिए छोड़ दिया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होंगी। तो इसमें आपको एक काम ये करना है, सबसे पहले इनकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने पहले बताया था आपको, एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट लिखते हैं और फिर रिजल्टेंट जो वैल्यूज है उन्हें लिखते हैं।
तो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, क्योंकि इसी के बाद में हम इसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, सवाल आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको कोई ना कोई बीच में ट्रिक है जिससे आंसर जल्दी आएगा। वरना अगर आप एबीसी को सॉल्व करने लग गए, बहुत तामझाम है। यहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक मिलेगी जिससे हम सवाल को कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखो, ये ए बी सी, और इधर वैल्यू क्यू माइनस आर, फिर बी सी ए, और इधर वैल्यू आर माइनस बी है, तो सारी सिमेट्रिक। सी ए बी, और यहां पर पी माइनस क्यू। और अब आप देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट इफ पी इज नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू आर, पी क्यू आर का बराबर नहीं है। ठीक है, देखते हैं ऐसे भी। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड पी क्यू आर आर डिस्टिंक्ट, देखो पी क्यू आर डिस्टिंक्ट है तो ये जीरो नहीं हो सकते, यहां पर ये जीरो नहीं हो सकते। लेकिन अगर एबीसी बराबर हो गए, सोचना जरा, अगर सब जगह एबीसी बराबर कर लिया हमने, तो यहां पर सब ए हो जाएंगे। जैसे सारे ए हो गए, तीनों रो में सभी जगह ए आ गया है, तो यहां पर इसकी जो रैंक है 1 रह जाएगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट आ रहे हैं सारे, तो उसकी रैंक 1 है, सिंपल। क्योंकि यहां पर जीरोस बना लोगे आप भाई, यहां पर अगर मतलब सारे ए हो जाएंगे, तो R2 माइनस R1 करा ये जीरो हो गए, R3 माइनस R1 करा ये जीरो हो गए, ये सारे जीरो हो गए नीचे वाले। तो यहां पर ए नीचे दोनों जीरो, और यहां पर ये जीरो है नहीं, क्योंकि इसको अगर माइनस भी करोगे तो ये जीरो नहीं बनने वाला। तो हर हालत में जो ए बी की रैंक है वो 3 आएगी, और जो ए की रैंक है वो केवल 1 रह जाएगी। तो इसे रैंक इक्वल नहीं है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हुआ जा रहा है यहीं पर। अच्छा, कंसिस्टेंट करा पी क्यू आर बराबर हो जाए, तो अगर पी क्यू आर बराबर कर लिए, जीरो जीरो हो गए, इसके जीरो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये जीरो ना हो, इसके जीरो जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा है कंसिस्टेंट इफ एबीसी आर डिस्टिंक्ट एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन तो बहुत बाद में आती है जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो चेक करने में तेल निकल जाएगा, इसलिए इसकी बात तो हम कर ही नहीं सकते। हम इसकी बात जो है समझ पा रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, कि अगर एबीसी बराबर हो गए तो यहां पर पी क्यू आर डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होने पर ये रैंक अलग दे देगा। तो यहां पर देखो, अगर ए बी सी में बराबर करता हूं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू आर, तो ये मैट्रिक्स ए बी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, दिस विल बी सिंपली ए ए ए ए ए ए ए ए ए, और यहां पर ये Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू एज इट इज लिख लो। और अब यहां पर आप R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 दिखा दो। R2 में लगा दिया R2 माइनस R1, और R3 में लगा दिया R3 माइनस R1। जैसे हमने इसको लगाया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू ए ए ए 0 0 0 0 0 0, और यहां पर जब आपने इसमें से इसे माइनस किया तो 2R हो गया, ये तो Q माइनस आर तो एज इट इज आएगा, 2R माइनस क्यू माइनस पी, इसमें से इसे माइनस करा तो P प्लस R माइनस 2Q, जीरो तो अब भी नहीं होने वाला। तो यहां पर इसकी जो रैंक है ये इक्वल, देखो P और R, P क्यू आर बराबर है ही नहीं, तो ऐसे में ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो रैंक ऑफ ए, ये तो डेफिनेटली 1 हो गई है, एंड रैंक ऑफ ए बी 3। तो इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होने की वजह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बी इज करेक्ट। बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये सवाल इस तरह के हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, कि आपको सॉल्व नहीं करना और केवल सवाल देख कर क्लिक करना है। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया, वरना इसको आंखों आंखों में हम सॉल्व करेंगे।
बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसको। अच्छा, मेरी तरफ से चैट हैंग हो गई है, जरा आधा मिनट दीजिए। हाँ जी, अब बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हमेशा प्लस माइनस वन होता है। आपको ध्यान हो, मैंने आपको आइगन वैल्यूज लिखवाई थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो यूनिट मॉडुलस की होती हैं। तो डिटरमिनेंट भी आप ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमेशा प्लस माइनस वन इसकी वैल्यू होती है। ये याद रखना है आपको क्विक रिजल्ट्स के रूप में। डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर वन और माइनस वन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 1। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 1 1 1, यानी प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो है ही है ये भाई। इसको अगर आप n टाइम्स 1 लिख रहे हैं, या 3 बार 1 लिख रहे हैं, 4 बार 1 लिख रहे हैं, तो आप देखो जैसे मैट्रिक्स ए है, अगर मैं 3 बाई 3 की मैट्रिक्स लिखता हूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 बाई 3 पे देख लो, ये n बाई n है, n बाई n की मैट्रिक्स है। तो 3 बाई 3 में आप देखो सिमेट्रिक तो हो ही गई है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लो उसके बराबर आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, वो भी है क्योंकि आई ही है यहां पर। ये ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल भी हो जाएगा, ए डैश ए वाई होना चाहिए, वो भी आ रहा है। ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ये स्क्यू सिमेट्रिक में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं सारे जीरोस होते हैं, वो नहीं है ये। तो यहां पर ए इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स as in a skew symmetric matrix all entries are zero। जीरो एंट्री होनी चाहिए थी, जीरो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है आपका बी हो जाता है। पूछना क्या चीज नहीं है ये, तो बी इज करेक्ट। और इसमें डिटरमिनेंट हमारा प्लस माइनस वन, तो ये था ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए, समझ में आ गया यहां तक तो ओके करें इसको। क्वेश्चन नंबर 62। में कह रहे हैं इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो कह रहे हैं एन को पॉजिटिव इंटीजर है, देन आई प्लस ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस ए टू द पावर एन। तो जरा लीजिए क्वेश्चन नंबर 62।
तो यहां पर आपको गिवन है ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, गिवन ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बताइए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, बताइए, टाइप करके बताइए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होती है? टाइप कीजिए, माइक पे बताइए आकर के, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो लोग जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग मुझसे अभी क्लास के बाद मैं रिज्वाइन करूंगा, कुछ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास के बाद। ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ना 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 ना, वो होती है इन्वोल्यूटरी होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। हाँ जी, तो ए आ जाता है। हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए स्क्वायर ए के बराबर होता है और ये आइडेम्पोटेंट की पहचान है। इन्वोल्यूटरी के लिए अगर आप ए स्क्वायर आई हो जाता है, आई जब आएगा तो वो से कहेंगे इन्वोल्यूटरी। यहां पर ये आइडेम्पोटेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो यहां पर देखिए एन के लिए हम इसको चेक नहीं कर सकते, हमें केवल चेक करना है। चेक करने के लिए आप इसको 2 के लिए चेक कर लो, पावर के लिए, क्योंकि आई प्लस ए का स्क्वायर हम आराम से निकाल पाएंगे। तो फॉर एन इज इक्वल टू 2, और ये ओरल भी चेक हो सकता है, आई प्लस ए का स्क्वायर करो, आएगा आई स्क्वायर प्लस आई ए इंटू ए आई, तो वो तो खैर आई इंटू ए हो चाहे ए इंटू आई हो, वो ए बनेगा 2a बनेगा। तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर यानी कि आई, ए स्क्वायर ए हो गया, और ये 2a था आई, तो ये हो गया आई प्लस 3a, और आई प्लस 3a या 3a प्लस आई आप चेक कर लें किससे बन रहा है, एन को 2 रख करके, सबसे नहीं बनेगा। देखो दिखाता हूं, एन को 2 रखा हमने, तो आई प्लस ए का स्क्वायर, आई प्लस ए का स्क्वायर लिया, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, ए आई और आई ए दोनों ए बनेंगे, 2a बनेगा, ए स्क्वायर ए ये है ही, तो आई प्लस ए प्लस 2a, तो ये हो गया आई प्लस 3a। नाउ वी चेक फॉर एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस, तो आई तो पहले आना चाहिए ना, आई केवल इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, ए और बी, तो क्योंकि आई नहीं आ रहा इसमें, तो हमारे पास ना आई प्लस 3a आ रहा है, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो यहां रखा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3a, और यहां रखा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ये, तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। तो फॉर एन इज इक्वल टू 2, सी इज करेक्ट, और वो जनरल में करेक्ट है तो सारे करेक्ट है, फिर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। एन वाली तो कोई भी आपको संबंध आए किसी भी तरह के क्वेश्चन में, सब में ऐसे ही करना है। यस, ऑप्शन सी। नाउ 63rd क्वेश्चन, यहां पर कह रहे हैं कि अगर ए जो है हमारा ए आई जे एम क्रॉस एन है और ए आई जे 4 है फॉर ऑल आई जे, देन रैंक ऑफ ए इज, ए की रैंक निकालनी है, गिवन मैट्रिक्स ए में सारे एलिमेंट 4 4 हो गए हैं, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 4 4, क्योंकि ए आई जी कह दिया 4, तो 4 4 4 4 4, चाहे कितने भी आप रोज लिख रहे हैं, कितने भी कॉलम्स लिख रहे हैं, सब में ही 4 आ रहा है। तो बताइए क्या रैंक होगी इसकी, इचेलॉन फॉर्म बनाएंगे, कितनी रैंक आएगी इसमें, बताइए। 1, यस, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट्स हो गए सारे, रैंक 1 आएगी। देखो 0 रैंक तो होती है केवल 0 मैट्रिक्स की, किसी और मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं हो सकती। और यहां पर अगर आपने R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 एंड सो ऑन Rn माइनस R1 कर दिया, तो सारी रोज नीचे 0 हो जाएंगी, इसकी रैंक 1 आएगी।
इसको जो है आप जरूर इस तरह की बना पाएंगे, 4 4 4 और बाकी सारे जीरोस। तो रैंक इज 1, रैंक ऑफ ए इज 1। तो यहां पर इसकी रैंक 1 हो जाती है। तो ये आपका कार्यक्रम इसमें खत्म हो जाता है। मैट्रिक्स से मुझे इतनी ही प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो ये मैंने फिनिश करा दी हैं। इन फ्यूचर अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिले, चाहे इसकी हैं जो मैंने दी हैं या बाहर से भी कोई प्रॉब्लम है, वो आप मुझे भेजिए। 10-12 प्रॉब्लम हो जाएंगी तो मैं उनको सॉल्व करा दूंगा लेक्चर लेकर के। ठीक है, मैं अभी जो है इसको दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं सेशन को, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सो प्लीज अभी रिज्वाइन कर लेना। जितने भी लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो लोग जो है अभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मैं बात करता हूँ सभी लोगों से।